तो चलिए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। बात सन 1001 ईस्वी के आसपास की है। उत्तर पश्चिम से आती घोड़ों की टापों की उन आवाजों ने भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। ये आवाजें उन तुर्कों की थीं जो गजनी शहर से आए थे। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे तलवारों के साए में भारत पर ये पहले तुर्क आक्रमण हुए और कैसे इस पूरे दौर ने एक बिल्कुल ही नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव रख दी। अब यहाँ पर इतिहास का एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। जरा सोचिए, वो योद्धा जो कभी गुलाम हुआ करते थे वो आगे चलकर बड़े बड़े राजाओं को हराते हैं और एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। मतलब ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था के पलट जाने की कहानी है। आज के हमारे मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। हम बात करेंगे पहले तुर्क आक्रमण की, महमूद गजनवी के हमलों की, उस दौर के इतिहासकार और कवियों की, गोरी और पृथ्वीराज के संघर्ष की, चंदावर और जयचंद की, और आखिर में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, पहला तुर्क आक्रमण। महमूद गजनवी, जो तुर्कों का सबसे शक्तिशाली नेता था, अक्सर कहता था कि वो गाजी की भावना से प्रेरित है। इसका मतलब था गैर मुसलमानों की जमीन पर अधिकार करना। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो उनकी सफलता का असली राज सिर्फ ये भावना नहीं थी, बल्कि उनकी एकता प्रणाली थी। ये असल में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसमें सैनिकों को सैलरी की जगह जमीन दी जाती थी ताकि उनकी वफादारी पक्की रहे। और इसके साथ ही उनके पास बहुत ही शानदार नस्ल के घोड़े थे जो उन्हें युद्ध के मैदान में एक जबरदस्त बढ़त दिलाते थे। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, तुर्क सेना में गुलामों को ऊंचे से ऊंचे पद मिल सकते थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गजनवी वंश का जो संस्थापक था अल्पतगीन, वो खुद एक तुर्क गुलाम था। यानी एक ऐसा सिस्टम जहां अगर आप में योग्यता है तो एक दास भी शासक बन सकता था। और इसी से आगे चलकर भारत में मामलुक या गुलाम वंश की नींव पड़ी। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, महमूद गजनवी के प्रमुख हमले। 1001 ईस्वी की बात है। पेशावर का पहला युद्ध हुआ जहां गजनवी ने हिंदू शाही राजा जयपाल पर हमला किया। जयपाल बहुत बहादुरी से लड़े लेकिन हार गए। सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब राजा जयपाल अपनी हार का अपमान सह नहीं सके और उन्होंने चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। महमूद खुद ये देखकर सन्न रह गया था कि कोई इतनी शान से मौत को गले कैसे लगा सकता है। इसके बाद 1008 में वहिंद का युद्ध हुआ जहां जयपाल के बेटे आनंदपाल ने मोर्चा संभाला। फिर 1025 में गजनवी का 16वां और सबसे बड़ा हमला गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हुआ जिसे उसने बुरी तरह लूटा और अंततः 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। पर रुकिए, ऐसा नहीं था कि महमूद बस आया और हर जगह आसानी से जीतता चला गया। जहां उसने भीमनगर और नगरकोट के किले जीते, वहीं उससे कड़े प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा। कश्मीर ने तो उसके सामने बिल्कुल घुटने नहीं टेके। वहां रानी दिद्दा ने डटकर उसका सामना किया। यही नहीं, जब वो सोमनाथ से वापस लौट रहा था तो रास्ते में जाटों और खोखर जनजाति ने उसकी सेना को घेर लिया और उन पर पत्थर बरसाए। महमूद गुस्से में तो बहुत था, पर वो उस वक्त कुछ कर नहीं सका। ये सब दिखाता है कि उस दौर का संघर्ष कितना कड़ा था। लड़ाइयों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे हिस्से की, इतिहासकार और कवि। गजनवी के दरबार में दो ऐसे अनमोल रत्न थे जिनका काम आज भी याद किया जाता है। एक तरफ थे कवि फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा जैसा महाकाव्य लिखा, और दूसरी तरफ थे अल-बरूनी जो सच में एक असाधारण विद्वान थे। अल-बरूनी ने भारत के बारे में तहकीक-ए-हिंद नाम की एक बहुत ही अद्भुत किताब लिखी। उन्होंने बड़ी ही लगन और निष्ठा के साथ हिंदू रीति रिवाजों, ज्योतिष और दर्शन का गहराई से अध्ययन किया। ये साबित करता है कि तलवारों की गूंज के बीच भी ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान लगातार चल रहा था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही मशहूर टकराव की, गौरी और पृथ्वीराज का संघर्ष। दिलचस्प बात यह है कि भारत में गौरी की शुरुआत कोई जीत के साथ नहीं हुई थी। एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब गौरी ने मुल्तान के बाद गुजरात पर हमला किया। वहां उसे मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय और उनकी मां नायकी देवी ने करारी शिकस्त दी। जी हां, एक शासक मां और बेटे की जोड़ी ने गौरी को ऐसा रोका कि उसे उल्टे पांव पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मगर गौरी ने हार नहीं मानी। उसने दिल्ली की तरफ रुख किया जहां उसका सामना पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान से हुआ। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह हरा दिया। गौरी तो बस बाल बाल बचकर वहां से निकला। लेकिन असली उलटफेर हुआ अगले ही साल
1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी पूरी चालाकी और एक बड़ी सेना के साथ वापस लौटा, और इस बार उसके साथ था उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, जो खुद एक गुलाम था। ऐबक ने युद्ध का पूरा रुख पलट दिया। इस बार गौरी जीता, पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और इतिहास यहीं से पूरी तरह बदल गया। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, चंदावर और राजा जयचंद। 1194 ईस्वी में चंदावर के मैदान में घोरी का सामना कन्नौज के गहड़वाल वंश के राजा जयचंद से हुआ। कुछ ऐतिहासिक कहानियों में ऐसा भी कहा जाता है कि जयचंद ने ही पृथ्वीराज से अपना बदला लेने के लिए घोरी को बुलाया था। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? घोरी ने चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को भी हरा दिया और कन्नौज पर अपना कब्जा जमा लिया। राजनीति और युद्ध की इन भारी भरकम बातों के बीच उस दौर का एक बहुत ही मशहूर सांस्कृतिक किस्सा भी है। पृथ्वीराज के दरबार में कवि चंद बरदाई थे, जिन्होंने ब्रिज भाषा में महाकाव्य पृथ्वीराज रासुल लिखा था। इसी काव्य से जयचंद की बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज के प्रेम की कहानी अमर हुई कि कैसे संयोगिता ने दिल्ली के राजा को अपने वर के रूप में चुना। ये उस समय के राजशाही ताने-बाने की एक बहुत ही रोमांचक झलक देता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। जब गौरी वापस लौटा तो सोचिए उसने जीते हुए भारतीय प्रदेशों की कमान किसे सौंपी? अपने भरोसेमंद दासों को, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। गौरी ने इन गुलाम जनरलों को असीमित शक्तियां दी और यहीं से जो शासन की ताकत थी वो सीधे तौर पर इन सैन्य कमांडरों के हाथों में चली गई। और इस नई राजनीतिक व्यवस्था का असर बहुत गहरा और कई मायनों में विनाशकारी था। इन्हीं दासों में से एक बख्तियार खिलजी ने आगे बढ़ के ज्ञान के सबसे प्राचीन केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। तो ये सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं था, ये सदियों पुरानी सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहरों के नष्ट होने का भी एक बहुत बड़ा दौर था। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो ये दौर सिर्फ सेनाओं के आपस में टकराने की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल कहानी है, वीरता की, धोखे की, गुलामों के सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचने की, बड़े बड़े राजाओं के पतन की और भारत में एक पूरी तरह से नई राजनीतिक व्यवस्था यानी दिल्ली सल्तनत के जन्म की। राजा गिरे, साम्राज्य नष्ट हुए, नई व्यवस्थाएं बनी, लेकिन जरा सोचिए, भारत की ये जमीन वहीं रही। इन सब उथल पुथल के बीच इस भूमि और इसके लोगों ने इस सब को कैसे सहन किया होगा और कैसे खुद को आगे आने वाली कई सदियों तक बचाए रखा होगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।